कहानी की शुरुआत समंदर के बीच बसे एक रहस्यमयी टापू से होती है। यहाँ ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं जो पलक झपकते ही इंसान का शिकार कर देते हैं। इसी दौरान अभिनेत्री एन अपनी फिल्म की टीम के साथ जहाज से सफर कर रही होती है। सब कुछ सामान्य चलता है, लेकिन जैसे ही जहाज टापू के करीब पहुंचता है, चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। कंपास काम करना बंद कर देता है और कप्तान दिशा खो देता है। वह जहाज वापस मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक विशाल लहर जहाज को चट्टानों से टकरा देती है। कोहरा छंटते ही सबके सामने एक विशाल रहस्यमयी टापू दिखाई देता है। जहाज बुरी तरह टूट चुका होता है, इसलिए उसकी मरम्मत शुरू होती है। उधर निर्देशक एन और कुछ लोग टापू के अंदर जाने का फैसला करते हैं। किनारे पर पहुंचते ही उन्हें हजारों साल पुरानी एक विशाल पत्थर की दीवार दिखाई देती है। दीवार के नीचे इंसानों की अनगिनत खोपड़ियां बिखरी पड़ी होती हैं। साफ समझ आता है कि इस जगह पर कोई बेहद खतरनाक शिकारी रहता है। आगे बढ़ते ही एक आदिवासी बच्चा उन्हें इशारों में वापस जाने की चेतावनी देता है। निर्देशक उसकी बात नहीं समझता और उसके पास जाता है। बच्चा उसके हाथ पर काट लेता है। अगले ही पल चारों तरफ छिपे आदिवासी बाहर आ जाते हैं। उनके चेहरों पर भी डर साफ दिखाई देता है। तभी एक भाला उड़कर आता है और टीम के एक आदमी को मार देता है। कुछ ही सेकंड में आदिवासी सबको घेर लेते हैं। जैक बेहोश हो जाता है और निर्देशक को बलि के लिए पत्थर पर लिटा दिया जाता है, लेकिन तभी कप्तान हथियारबंद लोगों के साथ पहुंच जाता है। वह गोली चलाकर आदिवासी सरदार को मार देता है। बाकी आदिवासी जंगल में भाग जाते हैं और पूरी टीम किसी तरह जहाज पर लौट आती है। रात होते ही एक आदिवासी चुपके से जहाज तक पहुंचता है और एन को उठाकर वापस टापू पर ले जाता है। सुबह एन के गायब होने का पता चलते ही कप्तान तुरंत रेस्क्यू टीम तैयार करता है। उधर आदिवासी एक बड़ा अनुष्ठान करते हैं। एन को खोपड़ियों का हार पहनाकर विशाल दीवार के दूसरी तरफ उतार दिया जाता है। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं, पूरा जंगल एक भयानक दहाड़ से कांप उठता है। घने जंगल से दुनिया का सबसे विशाल गोरिल्ला किंग कांग बाहर आता है। वह कुछ पल एन को ध्यान से देखता है, फिर उसे अपनी हथेली में उठाता है और बिना नुकसान पहुंचाए जंगल के अंदर ले जाता है। इसी बीच रेस्क्यू टीम भी टापू में दाखिल हो चुकी होती है। एन की चीखें सुनकर वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन किंग कांग बहुत दूर निकल चुका होता है। कप्तान टीम को दो हिस्सों में बांट देता है। जैक अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है। अचानक जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। फ्लेयर की रोशनी में उनके सामने एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स दिखाई देता है। वह पूरी रफ्तार से हमला करता है। कई लोग घायल हो जाते हैं। आखिरकार लगातार गोलियां लगने के बाद वह गिर जाता है और टीम आगे बढ़ती है। उधर किंग कांग एन को अपनी गुफा में ले जाता है। चारों तरफ इंसानों और जानवरों की खोपड़ियां बिखरी होती हैं। एन समझ जाती है कि यहाँ से निकलना ही उसकी जिंदगी बचा सकता है। वह किंग कांग की उंगली में हार चुभोकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही कदम बाद किंग कांग उसे फिर पकड़ लेता है। उसी दौरान जैक को रास्ते में एन का हार मिल जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह सही दिशा में है। कुछ देर बाद टीम एक गहरी घाटी तक पहुंचती है। तभी निर्देशक कैमरा लेकर अलग निकल जाता है और सामने डायनासोरों का झुंड देख लेता है। वह रिकॉर्डिंग शुरू करता है, लेकिन अगले ही पल खूंखार वेलोसिरैप्टर पूरे झुंड पर हमला कर देते हैं। घाटी मौत के मैदान में बदल जाती है। विशाल डायनासोर भागते हुए कई लोगों को कुचल देते हैं। वेलोसिरैप्टर जैक की टीम के पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह सभी चट्टानों पर चढ़कर बचते हैं, लेकिन उनका एक साथी मारा जाता है। कई लोग डरकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन जैक हार नहीं मानता। आगे उन्हें एक विशाल दलदल मिलता है। दूसरा रास्ता न होने की वजह से सभी बेड़े पर सवार होकर उसे पार करने लगते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक पानी के नीचे छिपा एक विशाल समुद्री राक्षस हमला कर देता है। एक ही वार में बेड़ा टूट जाता है। कई लोग पानी में गिर जाते हैं। जैक भारी बक्से की वजह से डूबने लगता है। उसका एक साथी उसे बचाने आता है, लेकिन राक्षस उसे निगल जाता है। राक्षस अब जैक का पीछा करता है। आखिरी पल में जैक पेड़ों की जड़ों के बीच छिप जाता है। राक्षस वहीं फंस जाता है और जैक किसी तरह बाहर निकल आता है। उधर किंग कांग एन को दूसरी गुफा में छोड़ता है। वह सोने का नाटक करती है। जैसे ही किंग कांग दूर जाता है, वह भाग निकलती है,
लेकिन उसी समय जैक और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। किंग कांग उन्हें देखते ही भड़क उठता है। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वह एक विशाल पेड़ की जड़ उखाड़ देता है और सभी लोग हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरते हैं। खुशकिस्मती से ज्यादातर लोग बच जाते हैं। दूसरी तरफ एन जंगल में भाग रही होती है। रास्ते में विशाल छिपकलियां उसका पीछा करती है। वह एक संकरी सुरंग में छिपती है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। विशाल कनखजूरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वह घबरा कर बाहर निकलती है और सीधे एक विशाल टीरेक्स के सामने पहुंच जाती है। टीरेक्स उसका पीछा करता है। जान बचाने के लिए एन एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाती है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसी पेड़ के नीचे दूसरा टीरेक्स मौजूद होता है। वह हमला कर देता है और एन हवा में लटक जाती है। तभी किंग कांग वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन अगले ही पल दूसरा फिर तीसरा टीरेक्स भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। अब किंग कांग एक हाथ से एन को संभालता है और दूसरे हाथ से 3 खूंखार टीरेक्स से लड़ता है। पूरे जंगल में तबाही मच जाती है। लड़ते लड़ते सभी खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। बेलों के सहारे हवा में लटकते हुए भी किंग कांग हार नहीं मानता। आखिरकार वह एक एक करके तीनों टीरेक्स को मार गिराता है। आखिरी टीरेक्स का जबड़ा बीच से चीरकर वह इस भयानक लड़ाई का अंत कर देता है। इसके बाद वह एन को अपनी गुफा में ले जाता है। वहां अपनी ही प्रजाति का विशाल कंकाल देखकर पहली बार उसका अकेलापन साफ दिखाई देता है। एन समझने लगती है कि किंग कांग कोई राक्षस नहीं, बल्कि बरसों से अकेला जी रहा एक जीव है। शायद इसी वजह से वह उसकी रक्षा करता रहता है। दोनों टापू की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर डूबता सूरज देखते हैं। पहली बार दोनों के बीच भरोसा बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। जैक अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंच जाता है और एन को साथ चलने के लिए कहता है। एन उसके साथ जाने का फैसला करती है। तभी किंग कांग जाग जाता है। उसे जैक याद आ जाता है, जिसने पहले उस पर हमला किया था। वह गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। इसी अफरा तफरी में हजारों विशाल चमगादड़ उड़ने लगते हैं। जैक और एन इसी मौके का फायदा उठाकर बेलों के सहारे नीचे उतर जाते हैं। बाद में एक विशाल चमगादड़ की मदद से वे बच निकलते हैं और अपनी टीम तक पहुंच जाते हैं। किंग कांग उनका पीछा करते हुए समुद्र किनारे पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इंसानों ने पूरी तैयारी कर रखी होती है। भारी जंजीरें, लंगर और बेहोशी की गैस से उसे काबू कर लिया जाता है। एन सबको रोकने की कोशिश करती है। वह बार बार कहती है कि किंग कांग दुश्मन नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। बेहोशी की दवा असर करने लगती है। फिर भी किंग कांग आखिरी बार एन की तरफ हाथ बढ़ाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद निर्देशक पूरी दुनिया के सामने किंग कांग को दिखाने के लिए एक भव्य शो आयोजित करता है। हजारों लोग उसे देखने आते हैं। भारी जंजीरों में जकड़ा किंग कांग पूरी तरह टूटा हुआ दिखाई देता है। निर्देशक वही बलि वाला दृश्य दोहराता है और एक दूसरी लड़की को उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है। पहले किंग कांग उसे एन समझ लेता है, लेकिन सच्चाई पता चलते ही उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपनी जंजीरें तोड़ देता है और पूरा शहर दहशत में डूब जाता है। लेकिन किंग कांग किसी को मारने नहीं निकलता। वह सिर्फ एन को ढूंढ रहा होता है। आखिरकार घने कोहरे में उसे एन मिल जाती है। उसे देखते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वह प्यार से उसे अपनी हथेली पर उठा लेता है। दोनों बर्फ से ढकी झील पर पहुंचते हैं। किंग कांग पहली बार बर्फ देखकर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाता है और एन मुस्कुराने लगती है, लेकिन यह खुशी भी कुछ पल की ही होती है। अमेरिकी सेना वहां पहुंच जाती है। किंग कांग एन को लेकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है। सुबह होते ही लड़ाकू विमान उसे घेर लेते हैं। वह पहले एन को सुरक्षित जगह पर बैठाता है, फिर अकेला ही विमानों का सामना करता है। वह एक विमान को गिरा देता है, लेकिन बाकी विमान लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं। एन उन्हें रोकने की गुहार लगाती है, लेकिन हमला फिर शुरू हो जाता है। एक के बाद एक गोलियां किंग कांग के शरीर में धंसती जाती हैं। वह आखिरी बार एन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में न गुस्सा होता है, न डर, सिर्फ अपनापन। अगले ही पल उसका विशाल शरीर संतुलन खो देता है और वह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छोटी से नीचे गिर जाता है। कुछ ही देर में उसकी लाश के चारों तरफ भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई उसे राक्षस कहता है।
लेकिन एन जान चुकी होती है कि किंग कांग कभी राक्षस नहीं था। वह सिर्फ एक अकेला जीव था जिसने पूरी दुनिया से लड़ाई सिर्फ उस इंसान के लिए लड़ी जिसे वह अपनी पूरी दुनिया मान चुका था। यहीं इस भावुक अंत के साथ फिल्म खत्म होती है।